everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर को हम मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, बिकॉज ये जो भी जितनी आपकी डिजीज है साइकेट्रिक से रिगार्डिंग, ये सब आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं। ये इसमें क्या है कि किसी एक टाइप की डिजीज नहीं होती है, इसमें कई ग्रुप ऑफ डिजीज, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स विद सिम्टम्स, इमोशंस एंड हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें मेनली क्या होता है, आपके इमोशंस और आपकी कॉग्निटिव बौद्धित्मक शक्ति का काफी जो है हनन होता है, मतलब नुकसान होता है। और इसमें कौन कौन सी डिजीज कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपकी एंजाइटी है, हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज्म है, साइजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। बट आपके सिलेबस में दे रखा है हमें जिसके बारे में स्टडी करनी है, जिसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है, वो है साइजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। सो हम पहले डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे, देन साइजोफ्रेनिया को नेक्स्ट लेक्चर में। तो डिप्रेशन की बात की जाए तो डिप्रेशन एक आपके मूड डिसऑर्डर है, जो कि मैंने बताया मेंटल डिसऑर्डर, या ये क्या है, आपके मूड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि लंबे समय से जो है पेशेंट फील करता है, सैडनेस फील करता है एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ अगर परसिस्टेंटली की बात की जाए तो परसिस्टेंटली की बात इसलिए की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे है कि लंबे समय से एक बार कोई अगर सैडनेस फील कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन में है, राइट। और अगर उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसे डिप्रेशन है या अवसाद का वो शिकार है, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए एक क्राइटेरिया जो है दिया गया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के आधार पे हम डिप्रेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, मतलब नॉट पॉसिंग वन to be diagnosed with depression with the signs and symptoms must be present for at least 2 weeks। 2 सप्ताह से, लगातार 2 सप्ताह से अगर कोई पेशेंट सैडनेस फील कर रहा है, वर्थ फील कर रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में प्लेजर नहीं ले रहा है, सोशल से काफी मतलब जो है सोशल फोबिया हो गया है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके किस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। अगर डिप्रेशन के डिफिनेशंस की बात की जाए तो बहुत ही एक्यूरेट डिफिनेशन WHO के थ्रू दी गई है, जिसे आप लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यही लिखेगा। इट इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विल डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो self-worth, disturbed sleeps and appetite, low energy and poor concentration, right? Next, इसके टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर डिप्रेशन एंड बाइपोलर। यूनिपोलर डिप्रेशन क्या है, मूड रिमेन एट वन स्टेट और वन पोल। मतलब क्या है कि मूड क्या होता है कि एक ही स्टेट में बना रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली एक ही चीज में वो बना रहता है मूड उसका। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या है, मूड स्विंग करता है, मेनिया टू डिप्रेशन इन अ साइक्लिक मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स, एपिसोड ऑफ मानिया। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि मानिया का मतलब होता है, मानिया मीन्स एक तरह का पागलपन, ठीक है। इसमें क्या होता है बाइपोलर डिप्रेशन में कि पहले तो वो पागलपन की मतलब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, उसमें हरकतें आएंगी, फिर वो डिप्रेस में जाएगा। ये एक साइक्लिक जो है मैनर में चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम रेयर है जेनेटिक। मेन है आपका बायोकेमिकल फैक्टर्स, मेनली जो है डिप्रेशन कॉज होता है बायोकेमिकल फैक्टर्स के थ्रू।
और आपके साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर भी कुछ होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स जैसे कह सकते हैं आपकी कोई फीमेल रेप से जो है पीड़ित है, उसमें डिप्रेशन हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कास्टिज्म के थ्रू जो है होता है कि लोग उसे सेपरेट कर देते हैं, सोशल से दूर रखते हैं, समाज से दूर रखते हैं, जिस कारण जो है डिप्रेशन हो सकता है। या फिर पुअरनेस बोले तो आपके जो है मतलब जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, पैसे की कमी है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पैसे की कमी की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें दो तरह की हम पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में दोनों लिखेगा। मोनोअमाइन हाइपोथेसिस, जो कि इसे दिया गया था 1965 में बाय द सिल्कराउट के थ्रू 1965 में ये हाइपोथेसिस दी गई है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपके मोनोमिनर्जिक न्यूरॉन्स में डिफिशियंसी हो जाती है आपकी किसकी 5ST मीन सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, देन डिप्रेशन कॉज करता है। मैंने लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर 5ST, डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन कॉज द डिप्रेशन, राइट। आपको पहले भी बताया था कि कैसे जो है किसी न्यूरॉन्स में कैसे सिंथेसिस होती है, कैसे स्टोर होता है। पहले आप इसे देख लेते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या मोनोअमाइंस। न्यूरोट्रांसमीटर आपके क्या होते हैं? मोनोअमाइंस होते हैं। उसकी पहले सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस कैसे होगी? आपके जो भी फूड के थ्रू आपके अमाइनो एसिड्स आते हैं, वो फिर सिंथेसिस करते हैं आपके मोनोअमाइंस का, न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर स्टोरेज ऑफ मोनोअमाइंस, फिर क्या होता है? स्टोरेज होता है। किसमें स्टोरेज होता है? आपको पता है वेसिकल्स में, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स में क्या फिल होते हैं? आपके न्यूरोट्रांसमीटर फिल्स होते हैं। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर फिल्स होंगे। देन है अगर इसकी जो आपके प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ आता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। तब क्या होता है कि अगर लेस अमाउंट में आपके मोनोअमाइंस रिलीज होंगे तो ये सफिशिएंट अमाउंट में आपके साइट ऑफ टर्मिनेशन एक्शन मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, नहीं बनेगा और कमी हो जाएगी। फर्दर प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक तक मोनोअमाइंस नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज करेगा। यहाँ पे एक चीज एडिशनल मैंने लिख रखी है कि स्टोरेज ऑफ मोनोअमाइन में अगर रिजरपाइन रावोल्फिया सर्पेंटाइना से जो कि रिलीज होता है, अगर रिजरपाइन का कंजप्शन हो जाए या रिजरपाइन का इंजेक्शन लगा दिया जाए या किसी भी तरीके से रिजरपाइन या लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो ये क्या करता है कि आपके वेसिकल्स पे डिप्लीशन कॉज करता है, डिपोजिट हो जाता है, डिप्लीशन कॉज करता है। और जब कैल्शियम आता है इसको रिलीज करने के लिए तो ये फर्दर रिलीज नहीं करने देता, जिसकी वजह से इसका मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम हो जाता है, इसका रिलीजन कम हो जाता है। आप इस स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, प्री सिनेप्टिक नोब है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड प्रिकर्सर है, देन एंजाइम्स, और फिर एंजाइम्स की प्रेजेंस में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके किसमें, वेसिकल्स में फिल होंगे, है ना, स्टोरेज होगा, वेसिकल्स में इसका स्टोरेज होता है। फिर ये कैल्शियम के प्रेजेंस में ये रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद ये यहाँ पे आपके ऑटो रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके ये फर्दर काम करते हैं, जीन एक्सप्रेशन का वर्क करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप यहाँ देखिए माओ लिखा हुआ है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है। जब एक्सेसिव अमाउंट में आपके न्यूरोट्रांसमीटर बनने लगते हैं, तो एक्सेसिव अमाउंट में जब न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो इसको क्या ऑक्सीडाइज कर देता है, कौन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्या है, आपका एंजाइम है जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है क्या, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो एक सफिशियंट अमाउंट में आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है।
लेकिन डिप्रेशन के केस में अगर ये ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और आपका रिलीज भी कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, जितने भी आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके, और आपके नॉरएड्रेनालिन है और सेरोटोनिन है, उसका अमाउंट तो पहले ही कम रिलीज हो रहा है और ऊपर से ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, इसका क्या मेटाबोलाइज कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही और डिप्रेशन कॉज कर दे रहा है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस की बात करें तो अगर जो है आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम हो जा रहा है, उसका अमाउंट कम है, तो क्या होगा, आपका सीआरएफ जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है वो कम बनेगा। और जो सीआरएफ है जिसका कि काम क्या है, आपके ब्रेन डेरिवेटिव्स न्यूट्रोफिक फैक्टर को रिलीज करना, उसके जीन को एक्सप्रेस करना, ये बीडीएनएफ को भी कम बनाएगा। क्या है आपके बीडीएनएफ, क्या है, ब्रेन डेराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर्स। जब ये कम बनेगा तो आपका क्या होगा, मोनोअमाइन न्यूरोनल एट्रोफी होगी, जिससे क्या होगा, हिप्पोकैम्पल एट्रोफी होगी और डिप्रेशन कॉज करेगा। अब इसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो बीडीएनएफ है इसका फंक्शन क्या है। प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर मोनोमिनर्जिक न्यूरॉन्स। जो आपके मोनोमिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उसके क्या है, डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बीडीएनएफ। और ये क्या करता है, इनहेंस करता है सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ एडल्ट न्यूरॉन के सर्वाइवल और इसके फंक्शन के लिए, ये इसके फंक्शन की एक्टिविटी को ये इनहेंस करता है। बट अगर बीडीएनएफ कम बनेगा तो फिर ये क्या होगा, ये न्यूरॉन क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा तो इसका ग्रोथ नहीं होगी तो ये श्रिंक कर जाएगा, तो ये आपकी क्या होगी, एट्रोफिक कंडीशन होगी। और जहां जहां पे ये मोनोमिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं आपके हिप्पोकैम्पस में है, हिप्पोकैम्पस में जहां जहां पाए जाएंगे वहां पे क्या होगा, आपका एट्रोफिक की कंडीशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीआरएफ की। सीआरएफ मैंने आपको बताया कि रेगुलेटर ऑफ बीडीएनएफ जीन एक्सप्रेशन। और हिप्पोकैम्पस आपका क्या होता है, टेम्पोरल लोब में पाए जाते हैं, टेम्पोरल लोब के दोनों साइड, ईच साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ईच साइड में एक एक हिप्पोकैम्पस होता है। इसका काम क्या है, रेगुलेट मोटिवेशन, लर्निंग एंड मेमोरी। जब आपके हिप्पोकैम्पस एरिया ही, हिप्पोकैम्पस का न्यूरॉन ही श्रिंक कर जाएगा, जिसमें एट्रोफी की कंडीशन हो जाएगी, हिप्पोकैम्पस एट्रोफी हो जाएगा, तो क्या होगा, जितने भी मोटिवेशन, लर्निंग या मेमोरी की एक्टिविटी है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मोनोअमाइंस की बात करें, जिसकी मैंने स्पेसिफाई किया है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन। तो सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है मूड एंड सोशल बिहेवियर को, एपेटाइट एंड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीप एंड मेमोरी एंड सेक्सुअल डिजायर के लिए ये आपके सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डोपामाइन की बात करें तो डोपामाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फील हैप्पी, ये हैप्पी फील कराता है, आपको प्लेजर फील कराता है, रिवॉर्ड्स एंड मूवमेंट के लिए। नॉरएड्रेनालिन की बात करें तो ये एबिलिटी टू कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज अलर्टनेस के लिए, मतलब ये अलर्टनेस बढ़ाता है, स्पीड रिएक्शन टाइम्स एंड एरोसल्स मीन्स अवेक फ्रॉम स्लीप टू एक्साइट, स्लीप की कंडीशन से एक्साइट कंडीशन के लाने को एरोसल कहते हैं, जो कि नॉरएड्रेनालिन का काम होता है। जब इन तीनों मोनोअमाइंस की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में तो क्या होगा, डिप्रेशन कॉज होगा। तो ये ऑल ओवर आपकी पैथोजेनेसिस थी। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स है सैडनेस एंड लो मूड। सैडनेस और लो मूड रहेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट एंड प्लेजर्स नहीं रहेगा, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी डिप्रेशन की वजह से, ड्यू टू डिप्रेशन, सैडनेस एंड थॉट्स, सैडनेस थॉट्स मतलब दुखी विचार आएंगे, थॉट्स जो है काफी सैडनेसफुल होंगे, रिड्यूस सेक्सुअल एक्टिविटी भी, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी काफी रिड्यूस रहेगी डिप्रेशन के कारण। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है आपके, ओबेसिटी कभी कभी क्या होता है कि वेट इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होगा, और इसी ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज या फिर डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। पैनिक या फिजिकल इलनेस भी हो सकते हैं, पेशेंट पैनिक या फिर फिजिकल कुछ इलनेस हो सकती है, वो वायलेंट भी हो सकता है।
अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन हो सकता है, ड्यू टू डिप्रेशन अल्कोहल या ड्रग एडिक्टेड भी पेशेंट हो सकता है। एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपके। और सोशल फोबिया मतलब सामाजिकता से काफी दूर रहेंगे। सोशल फोबिया लोगों भीड़ से दूर रहेंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे। सेल्फ म्यूटिलेशंस मतलब खुद को काटने की या फिर खुद को चोट पहुंचाने की जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है। सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी जो कि प्रमोट करती है डेथ को। थैंक यू एवरीवन।